नमस्कार। आप सबका अभिवादन। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस 49वें क्लास यानी अर्धशतक से मात्र एक क्लास दूर मैं बस्ती से डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव अपने सभी सुनने वाले चिकित्सक साथियों का अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि आज का जो टॉपिक है वो है डायबिटीज या मधुमेह, या जिसे हम डायबिटीज मिलेटस भी कहते हैं। साथियों, बार बार दवा के फार्मूले आप सबके द्वारा पूछे जाते हैं और बार बार मैं इस बात का संकेत देता हूं कि आप दवा बनाना स्वयं सीख जाएंगे, बस मेरे क्लास को ध्यानपूर्वक आप सुनते रहें। आप में से बहुत से श्रोता हमारे फार्मूलों पर काम भी कर रहे हैं। हमने आपसे पहले भी कहा है कि हमारे फार्मूले आपको तभी काम करेंगे जब आप दवा उच्च क्वालिटी की रखेंगे। उच्च क्वालिटी का तात्पर्य यह है कि उस दवा की पारगम्यता, परमेबिलिटी, हार्मलेस, ये सभी गुण उन दवाओं में होने चाहिए। दवाओं के मूल्य पर आप मत जाएं। मैंने आपको एक दिन कैलकुलेशन भी किया था कि सस्ती दवाएं जो D3 के नाम पे आपको मिल रही हैं, वो D3 वही है जो आप 450 ml बॉटल में हमारे द्वारा बनाए गए फार्मूलों पे बनाते हैं। तो अगर एक बार आप 450 ml केवल 1 ड्राम से बनाते हैं तो जो 30 ml की आपको D3 की दवा 500 रुपये मिल रही है, उससे आप 6 से 7 ग्राम निकालेंगे और लगभग आप 3 से 4 लीटर आप D3 तैयार कर सकते हैं अपनी क्लिनिक में। तो 3 से 4 लीटर D3 का दाम निकाल लीजिए तो आपको शायद वो 500 रुपये की 30 ml की दवा महंगी नहीं लगेगी। लेकिन जो 30 ml की दवाएं आपको 100 रुपये में या 120 रुपये में D3 के नाम पे मिल रही हैं, वो सीधे रोगियों को दी जाने वाली दवाएं हैं। तो आप उस 30 ml की दवा को अगर आप बहुत ज़्यादा रोगियों पर यूज करेंगे तो मुश्किल से 3 या 4 रोगी या 10 रोगी तक ही आप पहुँचेंगे। और जब आप 5 लीटर दवा स्वयं बना लेंगे D3 के जो आपको महंगी दवाएं मिल रही हैं, तो आप उनसे अधिक रोगियों की सेवा कर सकते हैं। कुल मिलाकर के मैं समझता हूं कि जो 500 रुपये की आपको 30 ml की दवा मिल रही है वो अभी भी सस्ती है, इस हिसाब से कि जब मैं आपको D3 में उसको 450 ml में केवल 1 ड्राम दवा खर्च करने की बात कर रहा हूं। जब आप दोनों का औसत लगाएंगे तो संभवतः जो 100 रुपये की आपको 30 ml की दवा मिल रही है वो आपकी और महंगी पड़ जाएगी। जब आप इस तरीके से 30 ml जोड़ करके 4 लीटर बनाएंगे तो आप सोच लें कि आपकी वो दवा कितने रुपए की पड़ेगी। केवल दवा बनाने वाली कंपनियों के अलग अलग तरीके हैं आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए या आप उनके जाल में किस तरीके से फंस जाएं। लेकिन जो लोग उच्च क्वालिटी की दवा दे रहे हैं और अपने दाम भी निश्चित रख रहे हैं, निश्चित रूप से उनकी औषधियाँ भी काम कर रही हैं। हमारे एक साथी ने कंपाउंड मेडिसिन पर चर्चा की कि जब मैटी जी ने 68 दवाओं का आविष्कार किया था तो आपने अपने 4 32 और 5 37 और 1 मिला के 38 दवाओं को ही क्यों रखा जो मैं चार्ट आपको भेजा। साथियों, मैटी जी ने जो कंपाउंड मेडिसिन बनाया था, कंपाउंड मेडिसिन एक अनुभव युक्त फार्मूला है, ना कि वो ओरिजिनल मेडिसिन है। इस नाते मैंने अपने चार्ट में, चूंकि वो ऑर्गन वाइज मेडिसिन है, इस नाते मैंने उन मेडिसिन का प्रयोग किया है जो विभिन्न अंगों में प्रयोग की जाती, विभिन्न अंगों की कार्य क्षमता को बढ़ाती या घटाती है। लेकिन जो जैसे आपका यस4 है, यस7 है, यस9 है, ये आपकी कंपाउंड मेडिसिन है जिसमें यस ग्रुप की मेडिसिन के अलावा अन्य ग्रुप की भी औषधियां मिली हैं। तो मैंने जब आपको हर एक ओरिजिनल औषध के अंगवार ब्यौरे आपको उपलब्ध करा दिए हैं, तो कंपाउंड मेडिसिन आप भी बना सकते हैं। मैटी जी ने सिर्फ 22 मेडिसिन उस समय बनाया था कंपाउंड, वो उनके अपने निजी अनुभव थे। रोगियों को देने के बाद वो फार्मूले उनको अच्छे लगे तो उन्होंने उसको मेडिसिन का नाम देकर के नाम जोड़ दिया। ऐसे ही जैसे आपने चर्चा की कि L3 नहीं है, मैंने L3 बनाया। L3 में हमने यस1 के बजाय यस2 दिया। उसका फार्मूला हमको एक्सक्रेटरी सिस्टम में बहुत अच्छा लगा। मैंने उसको 2, 4, 10, 100 कई पेशेंट पर आजमाया और आजमाने के बाद मैंने उसका एक सटीक फार्मूला बना दिया। इसी तरीके से आप भी कई मूल औषधियों को मिला करके जब आप कंपाउंड औषधि बनाते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसके परिणाम मिलते हैं और उसका आप कोई भी नाम दे सकते हैं।
तो कंपाउंड मेडिसिन हमारे ओरिजिनल मेडिसिन की सीरीज में नहीं आता है। इसीलिए जो औषध बेचने वाली कंपनियां हैं या ड्रग मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो केवल आपको ओरिजिनल मेडिसिन की ही बात करते हैं। कंपाउंड मेडिसिन अगर आप मांगेंगे तो भी वो मिला के उसी तरह देंगे। तो कंपाउंड मेडिसिन आप स्वयं भी बना सकते हैं। आपको S4 बनाना है तो आप उसके कम मेडिसिन उठाइए और एक एक ग्राम आप 450 ml में डाल दीजिए, आपकी मेडिसिन तैयार हो जाएगी। जैसे आप हमारे कई साथी इस समय लाइन पर हैं, डॉक्टर मद्धेसिया जी लाइन पर दिख रहे थे, डॉक्टर RL यादव जी लाइन पर दिख रहे थे, राजकुमार मिश्रा जी लाइन पर हैं, हमारे विक्रम सिंह लाइन पर हैं, हमारे वेदपाल आर्या जी लाइन पर हैं, हमारे कई साथी इस समय लाइन पर हैं और लाइन पर आते जा रहे हैं। आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज के विषय पर हम आते हैं, यानी आपको हम फिर बता दें कि आप D3 से ही प्रयोग करें और D3 की मेडिसिन आप उच्च क्वालिटी की ही खरीदें। आप पैसे पर न जाएं, आप अपने लक्ष्य पर देखें, आपका लक्ष्य कहाँ है। अर्जुन की निगाह चिड़िया की आंख पर होती, ना कि उसके शरीर पर या उसके पंख पर। मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे। और हम लोग अगर 36 साल से इस परिक्रमा में लगे हुए हैं, इस तपस्या में लगे हुए हैं और उसके परिणाम देख रहे हैं, और आप जब हमारे फार्मूले को उपयोग कर रहे हैं और आपको उसके परिणाम दिख रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको उच्च क्वालिटी की ही औषधियों को अपने पास रखना होगा। अब आइए हम बात करते हैं आज के टॉपिक डायबिटीज पर, यानी डायबिटीज मिलेटस पर। साथियों, पहले तो मुख्य बात हम इस बात पर चर्चा कर लें कि शरीर में हमारे जो भोज्य पदार्थ हम ग्रहण करते हैं, इन भोज्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, प्रोटीन्स, ये एक हमको अवयव के रूप में मिलते हैं जो हमारे शरीर की कोशिकाओं के लिए विभिन्न प्रकार से उपयोग में लाए जाते हैं। हम कार्बोहाइड्रेट को शरीर में ऊर्जा देने के लिए प्राप्त करते हैं और कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे शरीर की पैंक्रियाज के जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होने के बाद कार्बोहाइड्रेट का जो उपयोग होता है वो ग्लूकोज के रूप में होता है। अब शरीर में ग्लूकोज चूंकि एक कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट में जो तत्व होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलिसिस द्वारा ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और कार्बन C6H12O6 ये ग्लूकोज का फार्मूला है, जिसमें अगर हमारे शरीर में कार्बन की मात्रा अधिक हो जाए कोशिकाओं में तो कोशिकाओं के कार्य करने की क्षमता घट जाती है। तो जब कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलिसिस होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में बदलता रहता है, टूटता रहता है, यानी ग्लूकोज टूटता रहता है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन में, जिससे कोशिकाओं में ऊर्जा मिलती रहती है। अब कोशिकाओं में ग्लूकोज की मात्रा एक निश्चित सीमा पर होती है। ये ग्लूकोज जब कम हो जाएगा तो हमारी कोशिकाएं कार्य उनके प्रभावित होंगे और अधिक हो जाएगा तो कोशिकाएं प्रभावित होंगी। ऐसी दशा में हमारे लीवर की कोशिकाओं में जो ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया होती है, ये ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया में ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में संचित कर लिया जाता है और जब हमको कोशिकाओं में इसके कार्य करने की जरूरत होती है तो फिर ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जिसकी आवश्यकता हमारी कोशिकाओं को ऊर्जा के रूप में होती है। अब कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए या कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण करने के लिए हमारे शरीर में, हमारे कोशिकाओं, हमारे इंटेस्टाइन में दो प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। एक एमाइलेज एंजाइम निकलता है और दूसरा डाइटेज निकलता है। एमाइलेज एंजाइम्स जल को अपघटित करता रहता है और डाइटेज एंजाइम्स 3 प्रकार का होता है। पहला होता है माल्टोज, दूसरा होता है सुक्रोज और तीसरा होता है लैक्टोज। माल्टोज भोजन में आए हुए शुगर को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। सुक्रोज भोजन के ग्लूकोज को बनने के बाद उसको फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है और लैक्टोज ग्लूकोज को ग्लैक्टोलोज में कन्वर्ट करता है। तो ऐसी दशा में हम कह सकते हैं कि हमारे इंटेस्टाइन में निकलने वाले जो एंजाइम्स हैं, पाचक एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट को कवर करते हैं हमारे भोज्य पदार्थों से, वो ये होते हैं। अब आइए थोड़ा सा हम और समझ लें कि पैंक्रियाज एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है यू टाइप में, जहां पे यू स्ट्रक्चर बना होता है हमारी आहार नाल का, ड्यूडेनम और
लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में, वहाँ पे पैंक्रियाज एक अनियमित पत्ती की तरह लगी होती है। हमारे साथ इस समय EHP जायसवाल जी हैं, डॉक्टर धर्मेंद्र गंगवार जी हैं, सभी आप सबका स्वागत है। तो जो पैंक्रियाज, इस पैंक्रियाज के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एक्सोक्राइन पार्ट और एक होता है एपोक्राइन पार्ट। एपोक्राइन पार्ट में आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस की कोशिकाएं पाई जाती हैं और इन कोशिकाओं में दो विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम बीटा सेल और अल्फा सेल कहते हैं। बीटा सेल में इंसुलिन हार्मोन निकलता है और अल्फा सेल में ग्लूकागॉन हार्मोन निकलता है। अब इंसुलिन हार्मोन करता क्या है? इंसुलिन हार्मोन लीवर में बनने वाले ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने की गति को तेज करता है, यानी ग्लूकोज के लेवल को बनाए रखता है ब्लड में। चूंकि ग्लूकोज लीवर से हमारे जो ब्लड बनते हैं और ब्लड की जो सप्लाई होती है, तो जो हमारे शरीर में जिन कोशिकाओं को ग्लूकोज की जितनी आवश्यकता होती है ब्लड में, उससे अधिक जो ब्लड होता है वो हमारी लीवर की कोशिकाएं उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देती हैं। और जब कभी हम भोज्य पदार्थ नहीं लेते हैं, व्रत अवस्था में होते हैं या लगातार काम कर रहे हैं और 8 घंटे 10 घंटे तक हम भोज्य पदार्थ नहीं ले पा रहे हैं, उस दशा में फिर ग्लूकागॉन हार्मोन्स ये हमारे ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है। यानी ये लीवर की कोशिकाओं में एक विशेष क्षमता होती है ग्लूकोज को संरक्षित करने की और ग्लूकोज को वापस लेने की। अब ये जो इंसुलिन हार्मोन है, अगर इसकी मात्रा हमारे शरीर में कम हो जाए तो होता क्या है कि ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं हो पाता और ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। और ये मात्रा ब्लड में, चूंकि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है और ब्लड में हमारे जल की मात्रा भी ज्यादा होती है, तो फिर वो जाकर के किडनी में छन करके यूरिन में चला जाता है और इस तरीके से हमें यूरिन शुगर या यूरिन में हमारे शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। यानी पहला कारण यह है कि जब इंसुलिन हमारे शरीर में कम निकलता है तो ऐसी दशा में ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और वो ग्लूकोज छन करके जाकर के यूरिन के माध्यम से शरीर के बाहर निकल जाता है, जिससे हमारे शरीर में ग्लूकोज की क्षति होती है। और दूसरा कारण यह है कि हमारे अगर इंसुलिन की मात्रा ज्यादा निकलने लगे तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा, अगर इंसुलिन ज्यादा निकल रहा है और तो ग्लूकोज हमारे ब्लड में रुक नहीं पा रहा है और वो सब छन करके बाहर चला जा रहा है, तो ऐसी दशा में हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी, जिसे हम इंसुलिन शॉक कहते हैं। यानी ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम होने पर भी हमको खतरा है और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाने पे, अगर यूरिन में ग्लूकोज जा रहा है तो भी हमको खतरा है। दोनों तरीकों से इस रोग को कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हमारे विशेष प्रकार की औषधियां हैं। पहले हम ये जान लें कि अगर डायबिटीज मिलिटस हमको होता है तो उससे हमारे शरीर में लक्षण क्या उत्पन्न होते हैं। आमतौर से डायबिटीज के रोगी के घुटने के नीचे पिंडलियों में, मांसपेशियों में, घुटने में, एड़ियों में ऐंठन होती है, शरीर में अजीब सी झुंझुनाहट होती है, भूख बहुत अधिक लगती है, पेशाब बहुत ज्यादा होती है। व्यक्ति के लिए दिन भर में 1 से 3 लीटर पानी यूरिन के रूप में पास होता है, लेकिन जब हम डायबिटीज के रोगी हो जाते हैं तो ये मात्रा 2 से 4 लीटर से लेकर के 6 लीटर तक हो जाती है। यानी जितनी प्यास अधिक लगती है, हम पानी पीते रहते हैं और वो पानी पेशाब के रूप में निकलता रहता है, लेकिन उस पेशाब के साथ हमारे ब्लड के अंदर का जो ग्लूकोज है वो भी बाहर निकलता रहता है। तो शरीर की कोशिकाओं को जब ग्लूकोज नहीं मिलता है या ग्लूकोज कम हो जाता है तो शरीर में कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कोशिकाओं के कार्य करने की दर घट जाती है और हमको ब्लड में जब कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है तो कार्बन के पार्टिकल हमारे ब्लड की कोशिकाएं होती हैं उनकी कार्य क्षमता को प्रभावित कर देते हैं और ब्लड के कोशिकाओं में कार्य करने की दर घट जाती है, जिससे शरीर शिथिल हो जाता है, हम मानसिक रूप से बीमार पड़ जाते हैं, अजीब सी उलझन होती है, भूख बहुत ज्यादा लगेगी, इसलिए कि बार बार हमारे शरीर की कोशिकाएं पिंच करेंगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये संदेश देंगी कि हमको कुछ चाहिए, चूंकि कार्बोहाइड्रेट एक ऊर्जा के रूप में उनको मिल नहीं पा रहा है, साथ ही बार बार हमको प्यास और भूख की बहुत अनुभूति होती है। अब प्रश्न यह है कि ये डायबिटीज के रोग के मुख्य कारण क्या है।
आमतौर से डायबिटीज जो हम लोगों ने पिछले 36 वर्षों में अनुभव किया है रोगियों के वाद संवाद से, रोगियों के केस हिस्ट्री से, उसमें आमतौर से तो ये पता चलता है कि जो ब्लड शुगर का रोगी 80% मानसिक रोगी होता है। मानसिक रोगी का तात्पर्य कि वो बहुत अधिक चिंतित करने वाला व्यक्ति होता है, उसके मस्तिष्क का जो वर्कलोड है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी वो लिखने पढ़ने वाला व्यक्ति ज़्यादा होता है, अत्यधिक दिमागी काम करने वाला होता है, किसी तमाम दिमागी उलझनों में उलझे रहने वाला व्यक्ति होता है। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति को शांत रूप से निद्रा नहीं आती है, 8 घंटे से ज़्यादा वो वर्क करता है और उसके बाद भी उसका वर्कलोड उसके मस्तिष्क पर या दिमाग पर बना रहता है, ऐसे लोग प्रायः डायबिटीज के शिकार हो जाते हैं। क्यों, इस पर भी समझ लें। क्योंकि जब ब्रेन हमारा लगातार वर्क में लगा रहता है तो ब्रेन को ये आता कि हमको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, और वो अपने काम के धुन में लगा रहता है। ऐसी दशा में उसके खाने की व्यवस्था बिगड़ जाती है, खान पान का कोई समय नहीं रहता है, सोने का उसका कोई समय नहीं रहता है, निद्रा उसकी अनिद्रा है, जिससे प्यास कम हो जाती है तो कोशिकाओं को हमारे कार्बोहाइड्रेट मिलना कम हो जाता है। यानी हम ये समझ सकते हैं कि लगभग 80% लोग डायबिटीज के शिकार इसीलिए होते हैं कि उनके शरीर पर, उनके मस्तिष्क पर वर्कलोड ज्यादा होता है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण हमारा हेरिडिटी है। हमको पैतृक रूप से ग्लूकोज के घटने की बीमारी अपने माता पिता, नाना नानी, दादा दादी या बाबा भाभी से मिलते हैं। आमतौर से बच्चों में ये रोग कम पाया जाता है, लेकिन जो जेनेटिक कैरियर दिखाई पड़ते हैं वहां पर कुछ बच्चों में भी ये होता है। लेकिन मूल रूप से 40 साल की उम्र के ऊपर वर्कलोड या चिंता करते हैं, उनमें डायबिटीज के रोग पाए गए हैं। महिलाओं से पुरुषों में ज्यादा मिलता है, क्योंकि महिलाएं अपने काम में दिन भर लगी रहती हैं, ऐसी दशा में उनको कम पाया जाए। लेकिन आजकल के बदलते युग में चूंकि महिलाओं का योगदान भी अब हर वर्ग में ज्यादा हो गया है, तो दिमागी तनाव या ऑफिस अधिकारी की डांट खाना या घरेलू कारणों से चिंता होना, आपसी तनाव बना रहना, ऐसे तमाम कारण होते हैं जिसमें डायबिटीज रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और दिमाग पर बोझ बढ़ता रहता है। दवा से ज्यादा कुछ परहेज की भी जरूरत है डायबिटीज के रोगियों को। अब इसमें दोनों चीजें हैं, आपकी डायबिटीज शुगर आपका लेवल बढ़ा हो या आपका लेवल कम हुआ हो। क्योंकि शुगर पर अगर हम चर्चा करेंगे तो इसके तमाम परिणाम और तमाम पैथोलॉजिकल टेस्ट के बाद हम ये निर्णय करते हैं कि खाली पेट और भोजन करने के बाद हमारे शरीर पर ग्लूकोज की मात्रा कितनी है, कोशिकाओं में मात्रा कितनी है, कि उसको हमको कैसे नियंत्रित करना है। लेकिन आमतौर से ये देखा गया है वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पे कि ग्लूकोज के रोगी वे लोग भी ज्यादा होते हैं जो 24 आवर में केवल 4 घंटे अपने पैर को खुला छोड़ते हैं, यानी केवल सोते समय। यानी दिन भर वो सुबह तैयार होकर उन्होंने मोजा जूता चढ़ा लिया, सीधे गाड़ी में बैठ गए, अपने ऑफिस में गए, वहां भी उनका पैर बंधा हुआ है। इसके बाद दिन भर वो काम धाम करते रहे, शाम को ही पहुंचे और गाड़ी से उतरे, फर्श पर नहीं पहुंचे, अपने ऊपरी मंजिल पर रहते हैं, छत पर चले गए, वहां पे भी वो जूता मोजा उतार करके सो गए और सुबह फिर ऊपरी मंजिल से उतर के चले आए। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि पृथ्वी से उनका टच, उनके शरीर के पैरों के तलवे का टच कम हो रहा है। जब पृथ्वी से पैर के तलवे का टच कम होता है तो जो इलेक्ट्रॉनिक संवेदना होती है शरीर की कोशिकाओं की, जो रक्त में दौड़ने का जो संचार होता है, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल जब हमको कम मिलता है तो हमारे शरीर में जो कहते हैं कि तंत्रिका तंत्र में संवेदनाओं को ग्रहण करने की कमी आती है, और ऐसी दशा में हमारे जो क्रेनियल नर्व्स की तंत्रिकाएं हैं वो हमारे भूख प्यास की संवेदनाओं को कम ग्रहण करती हैं, चिंतन अधिक होता है, हम सोच समझ में ज्यादा पड़ जाते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि डायबिटीज के रोगी को सुबह शाम कम से कम 1 घंटे नंगे पैर घास पर चलना चाहिए, जमीन का टच लेना चाहिए, पैरों को मालिश करके, हल्का सा तलवे को मालिश करके जमीन पर चलना चाहिए, जिससे पंजे पर उनके दबाव पड़े, और दबाव पड़ने से, नीचे के तलवे पर दबाव पड़ने से डायबिटीज यानी हमारे कार्बोहाइड्रेट की हाइड्रोलिसिस की क्रिया विशेष प्रकार से प्रभावित होती है, और ऐसी दशा में हमको ग्लूकोज की मात्रा शरीर में संचित होने में मदद मिलती है। ये एक एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है।
अब आइए हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के दृष्टिकोण से डायबिटीज पर कुछ चर्चा कर लें। ग्लूकोज का कम होना या ग्लूकोज का ज्यादा होना, दोनों ही संबंधित रोग किससे हैं? हमारे पैंक्रियाज और लीवर से। लेकिन चूंकि रक्त को छानने में हमारी किडनी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, किडनी के फंक्शन को भी यहां पे चेक करना पड़ेगा। यानी इसका तात्पर्य हुआ कि हम किडनी को ओवरलुक नहीं कर सकते। यद्यप हम पैंक्रियाज और लीवर तक ही डायबिटीज को जोड़ते हैं, लेकिन हमने आपको पहले भी कहा है कि जिस रोग में एसेसरी ऑर्गन्स की भी जरूरत पड़े वहां पे हमको उन औषधियों को भी लेना है। डॉक्टर एपी सिंह बिसेन जी भी इस समय लाइन पर हैं, डॉक्टर हरिकृष्ण शर्मा जी भी लाइन पर हैं, प्रकाश शिंदे जी भी लाइन पर हैं। आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आप सब बड़ी बेसब्री से हमारे इस क्लास की प्रतीक्षा करते हैं, इसीलिए अब मैं पहले से आपको नोटिस भेजता हूं कि मैं कितने बजे क्लास लूंगा। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के दृष्टिकोण से जो मैंने आपको बॉडी के 3 सिस्टम डिवाइड किए थे, CNS, L2 और L3। अब यहां पर हमको L3 की आवश्यकता नहीं है। कारण उसका है कि लीवर और पैंक्रियाज ये दोनों हमारे L2 सिस्टम में हमने इसको सेट कर रखा है। तो हम CNS, चूंकि हमने बताया ना कि 80% रोगी डायबिटीज के दिमाग से संबंधित होते हैं, चिंतन करने वाले, गहन अध्ययन करने वाले, तो CNS की दवा हमको कंपलसरी देनी। यानी CNS प्लस L2 ये 2 सिस्टम आप मिलाइए और इसके बाद अब आपको देना है एसेसरी ऑर्गन। एसेसरी ऑर्गन में आप किडनी की दवा उठाइए, S7, S6, C17, यानी S6 और C17, C17 और S6 यानी S6, और इसके बाद हमको C10 और C6, इतनी दवाओं को मिलाने के बाद हमको RE की आवश्यकता पड़ती है। RE की आवश्यकता हम मात्र 3 दिन या 4 दिन तक ही देंगे, फिर RE को रोक देंगे। क्योंकि RE जब हम देते हैं तो हमारे पैंक्रियाज और लीवर के फंक्शन और किडनी के फंक्शन जल्दी से चेक कर लिए जाते हैं, और चेक करने के बाद हम उसको RE को रोक देंगे और फिर हम WE चला देंगे। पहले हम WE नहीं देंगे। तमाम विद्वानों ने, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, उन्होंने WE का प्रयोग पहले बताया है अपनी अपनी किताबों में, लेकिन जो मेरा अनुभव रहा है कि हम सबसे पहले CNS प्लस L2 ये 2 दवाएं हो गई, और तीसरी दवा में आप देंगे S6, C17, C6, C10, RE। ये आप सबको केवल 5-5 बूंद 30 ml डिस्टिल वाटर में, जो 450 ml की बोतल में आपने D3 बना रखा है, उससे आप 5-5 ड्रॉप मिला दीजिए, और उधर जो आपने CNS और L2 दिया है वो आपकी 10-10 ड्रॉप होंगी। तो आपकी 3 शीशियां बनेंगी रोगी के लिए, एक में CNS, एक में L2 और एक में एसेसरी ऑर्गन्स की दवाएं। ये तीनों दवाएं आप 5-5 मिनट के अंतर पे रोगी को दिन में 4 बार दीजिए, पहले 1 सप्ताह तक। रोगी के खान पान पर रोगी को कहिए खाली पेट ना रहे, कुछ न कुछ वो खाता रहे। शाम को उसको लाई चना अनिवार्य रूप से दीजिए, चीनी उसका रोक दीजिए, गुड़ खिलाइए, चीनी के स्थान पे गुड़ दीजिए, तली भुली चीनों को रोक दीजिए, हरी साग सब्जियां उसको खाने को प्रोवाइड कीजिए, रेशेदार सब्जियां खाने को प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए डायबिटीज के रोगी को। कॉन्स्टिपेशन होने से एक और जटिल समस्या आ जाएगी, फिर वो डायबिटीज प्लस कॉन्स्टिपेशन में बवासीर की भी शिकायत बढ़ जाएगी, तो दिक्कत आएगी। ऐसी दशा में रोगी को खान पान में रेशेदार सब्जी, मोटा अनाज, चना, गुड़, ये खाने को उसको प्रोवाइड कीजिए। दूध रोटी उसको खाने के लिए आप कह सकते हैं। अगर कभी कभी शुगर का लेवल कम हो जाए, अगर ग्लाइकोजन, इंसुलिन हार्मोन्स अगर ज़्यादा निकलने लगे, तो ऐसी दशा में उसको गुड़ खिलाइए। हालांकि एक मेडिकल टीम ने रिसर्च के दौरान कहा था कि जब ग्लूकोज का लेवल कम होने लगे तो ग्लूकोज की मात्रा, ग्लूकॉन डी या ग्लूकॉन सी लेकर के रोगी को पिला दिया जाए तुरंत, तो उसकी चेतन अवस्था वापस आती। क्योंकि ग्लूकोज का लेवल जब कम होने लगेगा तो व्यक्ति विक्षिप्त हो जाएगा, कोमा में चला जाएगा, उसकी जबान जो है उसकी लड़खड़ाने लगेगी, जीभ बैठने लगेगी, जीभ उसकी सूखने लगेगी, क्योंकि ये ग्लूकोज के लेवल जब कम हो जाएगा, औसत से कम हो जाएगा, तो ऐसी दशा में रोगी के लक्षण बढ़ जाते हैं। तो तत्काल अगर आपको ऐसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं
कि रोगी की आंखें बंद हो रही हैं, आवाज उसकी लड़खड़ा रही है, जीभ उसकी सूख रही है और फिर वो कोमा में चला जाता, तत्काल आप उसको ग्लूकोज या गुड़ घोल करके पिलाते हैं तो उससे उसको लाभ होता है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि डायबिटीज आमतौर से एक सामान्य से अत्यधिक खतरनाक बीमारी आज के वर्तमान समय बढ़ती जा रही है। वर्तमान समय का वर्कलोड, बदलती हुई आबो हवा, पारिवारिक कलह, तनाव, आपसी सामंजस्य का बिगड़ना, ये डायबिटीज के प्रमुख कारण बन रहे हैं। रोगी को, जब रोगी आपके पास आता है तो ऐसी दशा में थोड़ा सा उसके पारिवारिक इतिहास को भी लीजिए, उसके फैमिली बैकग्राउंड को जानने का प्रयास कीजिए। अगर आपको लगता है कि इसके घर में टेंशन है, तनाव है, बातचीत का तौर तरीका गड़बड़ है, तो उस रोगी को सामान्य दशा में कुछ आप एप्रिशिएट करिए, उसको बातचीत करने के तौर तरीके और परिवार सदस्य से भी मुलाकात करने का प्रयास कीजिए। रोगी को संवेदनाशील बनाइए ताकि वो संवेदनाओं ग्रहण कर सके, आप उसके साथ पूरी सहानुभूति बरतें। दवा के साथ साथ आप उसको ये राहत दें कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। प्रयास करें कि रोगी के डायबिटीज की दवा को 2 महीने 3 महीने तक लगातार चलाने के बाद फिर उसको डाउन कर दें, रोक दें। और ये जो दवाइयां आप देंगे, निश्चित रूप से ये मेरा मानना है कि 15 से 20 दिन के अंदर रोगी अपने नॉर्मल शुगर के लेवल पे आ जाएगा। चाहे वो बढ़ रहा हो चाहे घट रहा हो, दोनों में ही दवाओं का उपयोग यही होगा, दोनों का डोज भी यही होगा। डोज आपको वही देना है। दवा बनाने के बाद रोगी से कहिए कि इसमें से 25-25 बूंद दिन भर में 6 बार एक चाय वाले गिलास के पानी में घोल करके वो ले। तो मैं समझता हूं कि आपका रोगी निश्चित रूप से आपकी जय जयकार करेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर किसी नए रोग पर, कल चूंकि मेरा अर्धशतक क्लास पूरा होगा, हाफ सेंचुरी की तरफ हम बढ़ेंगे। आप सब शतक लगाने की बात कर रहे हैं, अभी मैंने बहुत हिम्मत किया है, बहुत प्रयास किया है। तो 20 अप्रैल से लेकर के कल 22 जून तक मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके बीच अपने 50वें क्लास का शुभारंभ कर सकूं। तो आप सब अपनी शुभकामनाएं दीजिए कि कल मैं आपके बीच अपने 50वें क्लास के साथ उपस्थित रहूं और एक नए रोग पर चर्चा करूं। तब तक के लिए अपने इस प्यारे दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव को बस्ती से इजाजत दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।